नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी की। उपचुनाव को लेकर दोनों प्रदेश में पार्टियां तैयार हैं, बस लिस्ट का इंतजार है। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे एक ऐसे विवादित बयान पर मचे सियासी घमासान की जानकारी देंगे जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे लेकर पार्टी बैकफुट पर है। साथ ही बात होगी करहल में उतरे समाजवादी कुनबे की, जहां पर आज तेज प्रताप यादव के नामांकन में पूरा सैफई परिवार एकजुट नजर आया। इसके अलावा बात होगी अतिक्रमण पर एक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी प्रशासन ने की है और सियासी टेंशन कैसी है। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ संभावित बुलडोजर एक्शन पर जहां एक तरफ अदालत ने रोक लगा दी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत जोरदार हो रही है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। लिस्ट को लेकर पार्टी ने सभी समीकरण पूरी तरीके से सेट कर लिए हैं। बीजेपी ने नामों का एक पैनल तैयार किया है। केंद्रीय चुनाव समिति अब इस पर फाइनल मुहर लगाने वाली है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इंतजार है। उपचुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उम्मीदवारों के नामों में कास्ट फैक्टर भी दिखाई सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी उपचुनाव में बाहरी और पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज रखने वाली है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी अपने काम पे सबको साथ लेके चलने की नीति पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला ले चुका है। फाइनल लिस्ट तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है उसके मुताबिक कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी पैनल में नाम। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है कि इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शेफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम यूपी बीजेपी ने पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल हैं। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है। यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। हम लोग आपस में बातचीत करके नीचे से
तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है। अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 9 सीट कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात केदारनाथ उपचुनाव की। कांग्रेस में जहां टिकट के दावेदारों से ज्यादा नेताओं में घमासान मचा है, वहीं बीजेपी में टिकट के दावेदारों के बीच शीत युद्ध छिड़ गया है। सोशल मीडिया से लेकर पार्टी फोरम तक दावेदार अपने को बीच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में अपनी जीत के लिए दोनों पार्टियां जबरदस्त मेहनत कर रही हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर के बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। लिहाजा टिकट के दावेदारों के बीच खुद को सबसे बेहतर साबित करने की लड़ाई भी तेज हो गई है। कैमरे के सामने भले ही खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो धमाल मचा है वो पार्टी दावेदारों के बीच अंदरूनी खींचतान की तस्वीर पेश करता है। हर कोई खुद को टिकट का असली हकदार साबित करने में जुटा हुआ है। ये पहला पोस्टर पूर्व विधायक और टिकट की दावेदार आशा नोटियाल का है, जिसमें लिखा है, जन जन की यही पुकार, आशा नोटियाल फिर एक बार। दूसरा पोस्टर टिकट के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल का है। कर्नल कोठियाल के यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन दिनों केदार घाटी में गांव-गांव में चौपाल लगाकर जन संपर्क में जुटे हुए हैं। तीसरा पोस्टर दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का है। ऐश्वर्या रावत ने तो केदारनाथ विधानसभा में पार्टी सदस्य बनाने के मामले में खुद को नंबर 1 घोषित कर दिया। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते काम करती हूं। हम सबका उद्देश्य है कि केदारनाथ विधानसभा को हम विजय हासिल करें केदारनाथ विधानसभा पर, और इस पे हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इस सीट को विजय हासिल के लिए ही निर्णय लेगी। केदारनाथ क्षेत्र से क्योंकि हमारी सामाजिक कार्रवाई, हमारी राजनीतिक कार्रवाई शुरू होती है, तो हम केदारनाथ से ही समझते हैं कि हमारी प्रबल तरीके से दावेदारी होनी चाहिए और उसी दावेदारी को हम इस प्रकार से लेकर के चलते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड की तरफ एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उधर केदारनाथ के 2 दिन के प्रवास से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जिस दिन टिकट घोषित होगा, सभी लोग पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। अरे भाई, बीजेपी जीतने वाला दल है। जो जीतने वाला दल होता है उसमें कैंडिडेट संख्या बढ़ती है। जिस दिन टिकट घोषित होगा सब कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी पक्ष में दिखाई देंगे। कहीं नहीं दिख रही कोई दूर दूर तक कोई गुटबाजी नहीं, केवल एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी। केदारनाथ से बीजेपी में टिकट के 6 दावेदार हैं। बीजेपी पहले ही कई लेवल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर
केदारनाथ में कैंडिडेट को लेकर सर्वे करा चुकी है। ऐसे में कैंडिडेट घोषित करने से ज्यादा बीजेपी के लिए असली चुनौती टिकट के बाद सभी दावेदारों को एक साथ एक मंच पर बनाए रखने की है। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र और संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में अपनी जीत के लिए दोनों ही पार्टियां जबरदस्त मेहनत कर रही हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के चुनाव लड़ती है और चुनाव हो चाहे ना हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती से काम करता रहता है और अपने कार्यकर्ताओं को तीव्र धार देते रहता है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और केदारनाथ का चुनाव आने वाले समय में 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 24 नवंबर को जब इसका रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। चारधाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसके साथ साथ केदार धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का काम जो सरकार ने करने का कुछ प्रयास किया, उसके विरोध में वहां पर लोगों में आक्रोश है। सोने का प्रकरण है, उसको लेकर के भी लोगों में आक्रोश है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिससे आम जन आज अपने आप को इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन तमाम विषयों को जो हम उठाने का काम करेंगे। जैसे तरकश से निकला तीर फिर लौट नहीं सकता, वैसे ही जुबान से निकली बोली भी वापस नहीं आ सकती। और वैसे भी कहा जाता है कि पहले तोलिए फिर बोलिए। और सियासत में तो इसका और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने देश के मुख्य न्यायाधीश के लिए कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए कि जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि बाद में वो अपनी बात से मुकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। छोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? ये समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लेकर दिया गया वो बयान है जिसे हम सुना नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे सभ्य समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल राम मंदिर के फैसले पर जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर पत्रकारों ने जब समाजवादी नेता रामगोपाल से सवाल किया तो उनका गुस्सा देखने लायक था। झल्लाहट ऐसी कि जुबान से कुछ ऐसे विवादित शब्द निकल गए जिसकी हर तरफ निंदा हो रही है। DY चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था, उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हैं, जब के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। छोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? रामगोपाल यादव के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि उनके नाम में प्रोफेसर भले ही लगा हो, लेकिन उनकी हरकतें शैतान बच्चों जैसी हैं। रामगोपाल यादव जी ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के प्रति किया है, ये न्यायपालिका की अवमानना भी है। समाजवादी पार्टी के संस्कारों को दिखाता है कि समाजवादी पार्टी देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदाजनक है और समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वो अपने नाम में प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन उनके आचरण शैतान बच्चों जैसे है। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अक्सर हमारे पास मामले आते हैं, लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या मामले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजना होगा। मेरा विश्वास करिए, अगर आपकी आस्था है तो भगवान हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। वहीं रामगोपाल यादव के बयान पर अब सियासत ने तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इससे खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भगवान से रामगोपाल के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रही है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के CI साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं।
सनातन में सर्वोपरि शक्ति कोई है जिसको हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हमेशा कहते हैं कि सद्बुद्धि हमें दो ताकि हम अच्छा काम कर सके। चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो और चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो। वो लोग भी मैंने देखा जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हो रहा था उस समय भी लोगों ने प्रणाम किया। तो ये स्वाभाविक है, ये हमारे जीन्स में है, प्रणाम करना, ईश्वर को याद करना। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारत के जीन्स में ही कहीं गड़बड़ी है, सनातन में ही कहीं गड़बड़ी है, तो ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा। इधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर विवादित टिप्पणी देने के बाद मचे सियासी घमासान को भांपते हुए रामगोपाल यादव ने तुरंत पलटी मार ली। उन्होंने कहा कि सीजेआई को लेकर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया ही नहीं। आपको दोनों बयान सुनवाते हैं। को जिंदा करते हो, मुर्दों को तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ, दे आपको दे आर कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है। खैर, अब सफाई से क्या होगा ये तो नहीं पता, क्योंकि तीर तरकश से निकल चुका है। वैसे भी कहते हैं कि पहले तोलिए फिर बोलिए, और राजनीतिक जीवन में तो इसका और भी ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट से एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने पर्चा भरा है। इस दौरान पूरा यादव परिवार तेज प्रताप के साथ था और सभी ने एक सुर में बड़ी जीत का दावा किया। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं नॉमिनेशन के दौरान की हर तस्वीर। यूपी में उपचुनाव का शोर है। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी नीति और रणनीति को जमीन पर उतार रही है और इस उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। ऐसे में करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव के नामांकन में सैफई परिवार की एकता भी दिखी। इस दौरान तेज प्रताप के साथ अखिलेश यादव, सपा सांसद डिम्पल यादव, पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव और अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव भी नजर आई। करहल सीट से नॉमिनेशन के लिए मैनपुरी जाने से पहले तेज प्रताप यादव इटावा नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि करहल से उनके परिवार का कई पीढ़ियों से जुड़ाव है और वो शानदार तरीके से जीत हासिल करेंगे। जनता ने मन बना लिया, जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीट को जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मिलता। तेज प्रताप के नामांकन में पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच में बीजेपी ने दंगा करवाया और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए दंगा करवा रही है। एक तरफ जहां महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं विपक्षी दल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दावा किया कि विधानसभा उपचुनाव में एसपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।
बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं किया है। बहुत जबरदस्त तरीके से लोग जाएंगे और तेज प्रताप को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे आने वाले दिनों में जब वोट होगा तब। अन्य सीटों के लिए सर क्या तैयारी है? जो 9 और सीटें हर जगह तैयारी, एक सीट के लिए एक क्षेत्र, एक जिला ही पर्याप्त होता है। हमारा तो पूरा उत्तर प्रदेश खाली। करहल सीट पर तेज प्रताप के नामांकन में एसपी सांसद डिंपल यादव भी शामिल हुई। डिंपल यादव ने करहल पर एक बार फिर से रिकॉर्ड जीत का दावा किया। मैनपुरी की सांसद हमारे साथ हैं। इस बार चुनाव आपकी विधानसभा करहल का है, तो किस तरीके की जीत होगी और क्या? नहीं, लोगों का साथ समर्थन तो हमेशा करहल से मिलता आया है और मैं समझती हूँ कि इस बार भारी संख्या में हम लोग वोट जीत के करहल विधानसभा की सीट जीतेंगे। उपचुनाव में जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। इस चुनावी संग्राम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, तो इस बार बीएसपी ने भी चुनावी रण में प्रत्याशी उतारकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी रण में आखिर बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।